नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, ओम शांति, शलोम। मैं हूँ रिया और आप सुन रहे हैं हेल्थ सोच, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, मानसिक शांति और एक बेहतर लाइफस्टाइल की। यहाँ आपको मिलेंगे साइंस प्लस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का सही ब्लेंड, आसान टिप्स और गहरी बातें जो आपकी हेल्थ को बना सकती है स्ट्रॉन्ग। है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। कई स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि बच्चों में, किशोरों में ये जो तनाव है, चिंता है, अवसाद है, इसके मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ बच्चों की बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। हाँ, और यहीं से हमारा आज का मुख्य सवाल खड़ा होता है। आज भारत में बच्चे जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, आप देखिए, पढ़ाई का भयंकर दबाव है, फिर ये डिजिटल दुनिया का नशा है, सामाजिक उम्मीदें हैं। क्या हम वाकई उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके वेलबींग पर उतना ध्यान दे रहे हैं जितना देना चाहिए? या कहीं हम अनजाने में उन्हें एक ऐसी रेस में तो नहीं धकेल रहे जो उनके मन पर बहुत भारी पड़ रही है? ये सवाल ही अपने आप में स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। दबाव, जैसा आपने कहा, कई लेयर्स में है, कई परतों में है। एक स्रोत है हमारे पास जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के सर्वे पर आधारित है। वो बताता है कि करीब 60% शहरी किशोर, मतलब टीनेजर्स, किसी न किसी तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी, मतलब कुछ कर दिखाने के दबाव से जुड़ी चिंता महसूस करते हैं। 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, और ये सिर्फ इम्तिहानों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, तो चलिए इसी पहली परत को थोड़ा खोलते हैं। ये जो पढ़ाई का दबाव है, परीक्षाएं हैं, अच्छे नंबर लाने का प्रेशर है, और फिर ये जेई, नीट, बोर्ड्स, ये तो मतलब गला काट प्रतियोगिताएं हैं। बिल्कुल। हमारे सूत्र बताते हैं कि कई स्कूलों में तो 9वीं क्लास से ही बच्चों पर इतना दबाव बनने लगता है कि खेल कूद, दूसरी एक्टिविटीज, वो सब पीछे छूट जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका असल असर क्या हो रहा है बच्चों पर? इसका असर बहुत गहरा है। पहली बात तो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि बचपन की जो एक सहजता होती है वो कहीं खो जाती है। एक स्टडी बताती है कि बहुत ज्यादा एकेडमिक दबाव बच्चों के सेल्फ वर्थ को, मतलब वो खुद को कितना काबिल समझते हैं, इसको सीधे उनके नंबरों से जोड़ देता है। अच्छा। उन्हें लगने लगता है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो शायद वो किसी काम के नहीं है। हाँ। अब ये सोच न सिर्फ एंजाइटी पैदा करती है, बल्कि अगर लगातार विफलता का एहसास हो तो वो डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है। और कंपटीशन इतना ज्यादा है। हाँ, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सीखने का जो मजा है, जो आनंद है, वो खत्म हो जाता है। सब कुछ एक तनाव भरी रेस जैसा लगने लगता है। एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है हमारे एक स्रोत से, जो टीचर्स के अनुभवों पर आधारित है, कि इस दबाव के चक्कर में बच्चों में ओरिजिनल थिंकिंग, मतलब मौलिक सोच, और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, वो भी कम हो रही है। बिल्कुल सही। क्योंकि सारा फोकस रटने पर और बस परीक्षा पास करने पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लक्ष्य सिर्फ नंबर लाना बन जाए तो फिर गहरी समझ, जिज्ञासा, ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। और इसी रेस में अब एक और बड़ा प्लेयर मैदान में आ गया है। कौन? डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया, फोन की लत, घंटों रील्स देखना, ऑनलाइन गेमिंग। ओह हाँ, ये तो है ही। ऐसा लगता है जैसे ये एक पैरेलल यूनिवर्स है, एक समानांतर दुनिया। हमारे सूत्र बताते हैं कि एक औसत भारतीय किशोर, टीनेजर, दिन में 4 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। 4 से 6 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो असल दुनिया से ज्यादा वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, काफी हद तक। और इसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। एक लेख है न्यूरोसाइंस पर आधारित। वो बताता है कि स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करती है। अच्छा, जो नींद के लिए जरूरी है। पूरी न होने का सीधा असर बच्चों की एकाग्रता पर, उनकी याददाश्त पर और उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब भावनात्मक स्थिरता पर पड़ता है। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। और सोशल मीडिया का क्या, जहाँ हर कोई अपनी एकदम परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा होता है, उसका क्या असर है? वो एक अलग ही तरह का प्रेशर बनाता है। एक स्रोत है हमारे पास जो टीनेजर्स के सोशल मीडिया यूसेज पैटर्न को एनालाइज करता है। वो बताता है कि लगातार दूसरों की एडिटेड परफेक्ट तस्वीरें और लाइफस्टाइल देखने से बच्चों में तुलना करने की आदत बढ़ती है और हीन भावना, मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, घर घर जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी जिंदगी या वो खुद शायद उतने अच्छे नहीं हैं। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और इसके अलावा ये जो रील्स हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियो हैं, इनका लगातार इस्तेमाल अटेंशन स्पैन, यानी ध्यान देने की अवधि को कम कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग को तुरंत डोपामाइन हिट की आदत पड़ जाती है। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात। बिल्कुल। और इसी डिजिटल स्पेस में या स्कूलों में भी एक और खतरा है, बदमाशी यानी बुलिंग। हाँ, बुलिंग, ये तो एक और गंभीर समस्या है। जी, और
एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर बुलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं, खासकर छोटे शहरों में जहां शायद जागरूकता थोड़ी कम है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बुलिंग ये कितनी खामोशी से नुकसान पहुंचा सकती है? बहुत ज्यादा। बुलिंग चाहे वो फिजिकल हो, वर्बल हो या फिर ऑनलाइन हो, वो बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ सकती है। और साइबर बुलिंग तो इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि वो 24/7 हो सकती है। मतलब बच्चा घर आकर भी उससे बच नहीं पाता, उसे वहां भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। सही बात है। और कई बच्चे तो शर्म के मारे या डर के मारे या ये सोचकर कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसे छुपाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। और इसका नतीजा गंभीर एंग्जाइटी, अकेलापन, डिप्रेशन ये सब हो सकता है। हमारे एक सूत्र ने एक स्कूल काउंसलर का अनुभव साझा किया था। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को बुली किया जाता है, उनमें स्कूल न जाने के बहाने बनाना या पेट दर्द जैसी शारीरिक शिकायतें करना बहुत आम हो जाता है। जी, ये एक तरह के साइकोसोमैटिक लक्षण होते हैं। और फिर आता है वो साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। फिट होने की चाहत में ग्रुप में शामिल होने के लिए बच्चे क्या-क्या करने लगते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर किशोरावस्था में। इस उम्र में दोस्तों की स्वीकृति, उनकी एक्सेप्टेंस बहुत मायने रखती है। कई बार बच्चे सिर्फ अपने ग्रुप में स्वीकार किए जाने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या दूसरे ऐसे रिस्की कामों में पड़ जाते हैं, भले ही वो अंदर से ऐसा करना ना चाहें। हाँ, बिना सोचे समझे। जी, और ये चीज उनकी अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया में, उनके नैतिक मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। अब घर की बात करते हैं। पारिवारिक उम्मीदें, वो जो जानी पहचानी तुलना होती है, देखो शर्मा जी का बेटा या तुम्हारी कजिन ने टॉप किया है, तुम क्यों पीछे हो। हाँ, ये तो क्लासिक है। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये तुलना शहरी मध्यवर्गीय परिवारों में तो बहुत ही आम है। इसका वजन कितना होता है बच्चों पर? ये वजन बहुत भारी हो सकता है। अक्सर पेरेंट्स इसे मोटिवेशन का तरीका समझते हैं, पर कई मनोवैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि लगातार तुलना बच्चों में गहरी इनएडिक्वेसी, मतलब अपर्याप्तता की भावना और चिंता पैदा करती है। उन्हें लगने लगता है कि वे कभी भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। और जब भाई बहनों से तुलना होती है तब तो असर और भी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। एक स्रोत ये भी बताता है कि इससे घर के अंदर ही रिश्ते खराब होते हैं। देखिए, हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है, अपना टैलेंट होता है। तुलना इस इंडिविजुअलिटी को, इस खासियत को नकारती है। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। अगर ये सब इतना साफ दिख रहा है, इतनी स्टडीज हैं, इतने अनुभव हैं, तो हम हमारा समाज, हमारे परिवार, स्कूल इस पर खुलकर बात क्यों नहीं करते? मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ये हिचक क्यों है? इसे अभी भी एक टैबू, एक वर्जित विषय क्यों माना जाता है? हमारे सूत्र बताते हैं कि केवल 10 से 15% भारतीय ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। सिर्फ 10-15%। इसके कई गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। एक बड़ा कारण तो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को अक्सर व्यक्तिगत कमजोरी या चरित्र की कमी मान लिया जाता है। हाँ, कि मन को मजबूत रखो। बिल्कुल, ये सब सोचने की बातें हैं, हिम्मत रखो, इस तरह की बातें कही जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है जानकारी की कमी। बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि दिमागी बीमारियां भी शारीरिक बीमारियों की तरह ही असली होती हैं और उनका बाकायदा वैज्ञानिक इलाज मुमकिन है। सही बात है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है सामाजिक कलंक, स्टिग्मा। लोगों को डर लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि वे या उनके बच्चे मेंटल हेल्थ सपोर्ट ले रहे हैं, तो समाज इन्हें अलग नजर से देखेगा, उनका मजाक उड़ाएगा या उनसे दूरी बना लेगा। हाँ, ये कलंक ही शायद सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि इसी डर से बच्चे या परिवार मदद मांगने से कतराते हैं और फिर समस्या बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ बहुत परेशान करने वाले आंकड़े भी हैं इस बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा का हवाला देते हुए एक स्रोत बताता है कि छात्रों में आत्महत्या की दर बहुत चिंताजनक रूप से बढ़ी है। और इसके पीछे अक्सर परीक्षा का तनाव और फेल होने का डर होता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की कहानियां हैं जो इस प्रेशर को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिल्कुल, हर आंकड़ा एक जिंदगी की कहानी कहता है, एक ऐसे संघर्ष की कहानी जो शायद किसी से कहा नहीं गया, अनकहा रह गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ उस व्यक्ति या उस परिवार की विफलता नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था पर, हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाता है। हमें इसे एक कलेक्टिव चैलेंज, एक सामूहिक चुनौती के रूप में देखना होगा। तो फिर रास्ता क्या है?
इस चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? बच्चे इन सब दबावों का सामना कैसे करें? हमारे सूत्र कुछ संभावित समाधानों और मुकाबला करने के तरीकों का जिक्र करते हैं, जैसे योग है, माइंडफुलनेस है और सबसे जरूरी खुली बातचीत। हाँ, ये बहुत असरदार तरीके हो सकते हैं। योग और माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान क्षण में ध्यान लगाना और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। ये अभ्यास बच्चों को तनाव पहचानने और उसे मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। कई स्कूलों में पायलट स्टडीज हुई हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। वो दिखाती हैं कि नियमित माइंडफुलनेस सेशन से बच्चों की एकाग्रता बढ़ी है और उनमें गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी कम हुआ है। इन्हें स्कूलों में, घरों में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। और खुली बातचीत, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? पेरेंट्स और टीचर्स ये माहौल कैसे बना सकते हैं? खुली बातचीत का मतलब है एक ऐसा सेफ और भरोसेमंद माहौल बनाना जहां बच्चे बिना किसी डर के, बिना शर्म के, बिना जज किए जाने के डर के अपनी फीलिंग्स, अपनी चिंताएं, अपनी नाकामयाबियां सबके बारे में बात कर सकें। और इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स को वाकई में सुनना होगा। सिर्फ सुनना नहीं, समझना होगा। उनकी बातों को खारिज करने के बजाय अरे ये कोई बड़ी बात नहीं या फौरन सलाह देने के बजाय उनकी भावनाओं को वैलिडेट करना। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम निराश महसूस कर रहे हो, ज्यादा जरूरी है। उन्हें ये यकीन दिलाना होगा। हाँ, उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि वे अकेले नहीं हैं और मदद मौजूद है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल कामों में से एक है, खासकर जब हम खुद भी तनाव में हों। निश्चित रूप से। इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स को भी अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट, ये निवेश बहुत जरूरी है। और साथ ही, जैसा हमने पहले कहा, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को कम करना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई हिचक ना हो। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जैसे हम बुखार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर लगातार उदासी है, चिंता है या व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है, तो किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। एकदम। हमारे स्रोत स्कूलों में ट्रेन्ड काउंसलर्स की अनिवार्य नियुक्ति और मेंटल हेल्थ एजुकेशन को सिलेबस का हिस्सा बनाने जैसे सुझाव भी देते हैं। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? ये न सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि ये जरूरी भी है। और कुछ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऐसा कर भी रहे हैं। जब स्कूलों में काउंसलर्स मौजूद होते हैं और बच्चे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सीखते हैं, तो वो अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं और मदद मांगने में कम हिचकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, शायद पॉपुलर हस्तियों या मीडिया का इस्तेमाल करके, ताकि ये मैसेज घर घर तक पहुंचे कि मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितनी ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को थोड़ा समेटें, तो तस्वीर ये उभर रही है कि भारतीय बच्चे कई मोर्चों पर दबाव झेल रहे हैं। पढ़ाई की रेस है, डिजिटल दुनिया का खिंचाव है, समाज की उम्मीदें हैं और कभी-कभी घर का माहौल भी। और इन सब का मिला-जुला असर उनके कोमल मन पर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैली चुप्पी, जानकारी की कमी और वो गहरा स्टिग्मा। इसके कारण प्रॉब्लम अक्सर पहचानी नहीं जाती या उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि वो बहुत गंभीर ना हो जाए। तो आज की बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि बच्चों का बचपन और उनकी किशोरावस्था सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स या कंपटीशन जीतने के लिए नहीं है। उनका मानसिक और भावनात्मक कल्याण, उनकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग उनके पूरे जीवन की, उनके भविष्य की असली नींव है। बिल्कुल। हम अक्सर डिग्रियों और रैंक को ही सफलता का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन असल में एक स्वस्थ, संतुलित और रेजिलिएंट मन, मतलब एक लचीला मन ही जीवन की असली चुनौतियों का सामना कर सकता है। भविष्य की नींव पत्थर और गारे से नहीं बनती, वो मानसिक मजबूती, भावनात्मक स्थिरता और खुद को समझने की क्षमता से बनती है। और इसीलिए जो समाधान हमने डिस्कस किए, योग और ध्यान का अभ्यास, घरों और स्कूलों में खुली और सहानुभूति भरी बातचीत का माहौल बनाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को मिटाने की कोशिश करना और जरूरत पड़ने पर बिना हिचक प्रोफेशनल मदद लेना, ये सिर्फ कुछ उपाय नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के बेहतर और स्वस्थ भविष्य के लिए बहुत जरूरी निवेश है। हाँ, और ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। ये पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की और पूरे समाज की, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। बिल्कुल।
और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, एक समाज के तौर पर हम अपनी सोच और अपनी प्राथमिकताएं कैसे बदल सकते हैं? हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ अकादमिक या बाहरी उपलब्धियों पर न टिका रहे, बल्कि बच्चों के ओवरऑल वेलबींग पर, उनकी खुशी पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य के पोषण पर केंद्रित हो? हम इस सच को कैसे अपना सकते हैं कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ही असल में हमारे देश और समाज के भविष्य का आधार है? ये थी आज की हमारी हेल्थ सोच। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हों और यूजफुल लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए आप किन हेल्थ टॉपिक्स पर हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं और आज की वीडियो से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हम सब मिलकर एक हेल्दी और अवेयर कम्युनिटी बना सकते हैं। मैं हूँ रिया और आप देख रहे थे हेल्थ सोच। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखिए, हेल्थ सोच, हर सोच में हेल्थ। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र।